जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप देखिएगा, अभी बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है और 1800 प्लस सीट पर यह नोटिफिकेशन देने वाला है और उसके लिए अभी से ही आप तैयार हो जाइए। और इसमें चूंकि समय बहुत कम देगा, उसके बाद आज हम दरोगा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका पहला वीडियो होगा। यहाँ पर जो हम घटना चक्र का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पूरा विश्लेषण के साथ डिस्कशन करवाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एक वीडियो जाएगा। आज हम इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो पटना में रहते हैं, आप दरोगा की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, घटना चक्र पढ़ना होगा, सारा बैच चलता है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे 6200598775 पर कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। और सोमवार से ही करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हो रहा है और सुबह में पॉलिटी का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सोमवार से। तो चलते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा क्या है। क्रैके रॉबर्ट ब्रूसफुट यह थे क्या? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर। क्रैके इनसाइक्लोपीडिया यह ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किया था। कब? 1863। तो ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट यह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अब देखेंगे, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन या जगह थॉमसन ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का यह वितरण प्रकाशित किया था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा थॉमसन। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, एच यह लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और यह जेम्स बर्गेस और आपका यह वाल्टर इलियट ये किस गतिविधि से जुड़े थे? देखिएगा, यह आईएएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट का संबंध जो वह किससे है? पुरातात्विक उत्खनन से। किससे? पुरातात्विक उत्खनन से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वह कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन आरंभ हुआ। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और भागौर से। तो दो जगह याद रखिएगा जहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, एक आदमगढ़ और एक भागौर। कहाँ कहाँ है? आदमगढ़ और भागौर। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है कौन सा? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिला है आदमगढ़ और भागौर। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, हड्डी के उपकरण मादा और सराय नहर राय से, ठीक है। तो मादा और सराय नहर यह जो है राय से हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन मादा यानी यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ? जी.आर. शर्मा मादा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नहर से भी जो है अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो प्राप्त हुआ, अभी 2 जगह बताए, सराय रहनाय, ठीक है, सराय नहर राय, और एक कहाँ से, मादा से, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें आंसर किया जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आप 8वां प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर आपका 8वां, निम्नलिखित पुराना, ये देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों की जो है भौगोलिक दृष्टि से, निम्नलिखित या मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम को सजाने के लिए कहा है। अब देखिएगा कौन कौन कहाँ सा है। पैसरा जो पड़ता है वह बिहार में, लेखैया, लेखैया पड़ता है आपका यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और बीरभानपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, मादा भी पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा सजाने के लिए कहता है कौन सा क्रम सही है, और किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ, कहने का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हो जाएगा मादा, फिर आपका लेखैया, फिर आपका हो जाएगा पैसरा, और फिर हो जाएगा बीरभानपुर। कहने का मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 3। अब जो ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम मध्य पाषाणिक पुरास्थल, जैसे मादा प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार, और बीरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से। कहाँ से? दमदमा। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय मादा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक यह किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से जो है कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुआ। इन सबों में 5 समाधान युग्म है और एक शव में 3 मानव कंकाल साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक जो है कंकाल मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो आरंभ हुआ, ये देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से जो है परिचित ये हुए थे। देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भारत में सर्वप्रथम यह जो है मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश नमक पुरास्थल से प्राप्त हुआ, और इनकी खोज पुरातत्वविद यह अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया था। तो खोज किसके द्वारा? अरुण सोनकिया द्वारा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के ये किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? अगर हम जीवाश्म की बात करेंगे तो यह भी हो जाएगा कौन सा? नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? यह नर्मदा घाटी से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। फिर प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह कौन सा? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ध्यान में रखिएगा, कौन सा? जौ। आधुनिक समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया। जौ,
गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यह 8000 बीसी के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 बीसी के आसपास ही गेहूं को भी क्या हुआ था, उगाया जाने लगा था। आगे चलते हैं, करें कि लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो लोहरा देव। और लोहरा देव जो पड़ता है यह कहाँ पर, लोहरा देव पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य व स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में एक स्थित है जगह लोहरा देव। यहीं से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 9000 से 7000 बीसी तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। वहां पर कहता है कि 7000 बीसी के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिवा प्रयागराज में यह बेलन नदी के तट पर स्थित यह 6500 बीसी में चावल की भूसी का साक्ष्य मिला। तो ध्यान में रखिएगा, जो कोल्डिवा है वह किस नदी के तट पर, तो बेलन नदी के तट पर। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होता, परंतु लोहरा देव ना होने पर उसमें मेहरगढ़ को आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर लोहरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में आ जाए तब हमको टिक करना है कौन सा, लोहरा देव को, और ना रहे तब हमको टिक करना है कौन सा, मेहरगढ़ को। आगे चलते हैं, भारतीय यह उपमहाद्वीप करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यह मेहरगढ़। अगर यहाँ पर ऑप्शन लोहरा देव होता तो वही सही होता, नहीं है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कौन सा, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, यह मेहरगढ़ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के संस्कृति के विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिला, यह प्राप्त हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान था, बिल्कुल सही कथन है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, चूंकि पूछ रहा है कौन सा सही कथन है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा। ध्यातव्य है कि प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है, और इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लोहरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का ही भाग है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ धान के साक्ष्य यह महागढ़ा और धान के साक्ष्य कोल्डिवा से भी प्राप्त हुआ है।
चलिए अगले तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण की अगर हम बात करेंगे, यह मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ करे कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान के स्थित मेहरगढ़ से मिला है, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 BC, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि यह क्रमशः 4000 BC और यह कितना 3500 BC। निम्नलिखित में से किन स्थल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागौर से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। मध्य पाषाण काल में से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता। ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता। इसके बाद देखिएगा, आहार सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और का पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कथनों पर विचार करना है। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे, इसमें लिख रहा है कि नहीं थे, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, बिल्कुल कथन क्या है, सही है। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति किया गया है, यानी कि ये कथन आपका भी सही है। 1, 3 और 4 कथन क्या है, सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर यही है और यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, पहले इसका देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। तो आहार कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे, यानी कि उसमें पहला जो कथन है ये तो ठीक है कि आहारवासी इसमें तो पहला दिया है कि आहारवासी तंबाकू गलाना जानते थे, वो तो सही है। और इसमें कहता है कि वह क्या चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल थे, क्योंकि वह लोग गेहूं या जौ चावल से परिचित थे। आहार का नाम है ताम्बवती, यानी कि तांबा वाला स्थान, जिससे से सूचित करते हैं। यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितियां उकेड़ी गई है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से यह संस्कृति पाषाण से संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से, मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ ऐसा स्थल है जहाँ पर करे कि यह पुरा स्थल से यह पाषाण संस्कृति से लेकर कहाँ तक, हड़प्पा संस्कृति के सभ्यता का भी अवशेष मिला है। यह मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़ से प्राप्त पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नब्दा टोली, ध्यान में रखिएगा, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया, यह HD संकालिया ने किया। नब्दा टोली का उत्खनन किसने, HD संकालिया। नब्दा टोली का उत्खनन यह डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD संकालिया ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा, जो HD संकालिया थे पुणे के प्रोफेसर थे। यह स्थल इस उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग BC 1500 से, याद रखिएगा, यह 1300 के मध्य था। नब्दा टोली किस राज्य में है, याद रखिएगा, नब्दा टोली यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। नब्दा टोली कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान किस रूप में किया जाता है।
तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो बृहदोपासन स्मारकों की जो पहचान किया गया वह किस रूप में? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधि को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहद पाषाण, यह मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रकार एक है शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डोमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेदिरा, ये तमाम है। राग का निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू, ठीक है। तो राग का टीला, संगन कल्लू, राग का टीला, संगन कल्लू। और कि कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल से राग के टीले के वह प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। किसके लिए है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अब देखिए जो भीमबेटका पड़ता हुआ कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा है? भीमबेटका। इन गुफा में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण के चित्र हैं। अब तक लगभग यह 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें कि 500 में चित्र प्राप्त हुआ है। 700 शिलाश्रय की पहचान किया जा चुका, जिसमें कि 500 में चित्र पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यह है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? यह अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पर? अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र उकेरी गई है? तो सर्वाधिक चित्र तो भीमबेटका में ही है। कहाँ पर है? भीमबेटका में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से यह किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यह वी.एस. वाकंकर है। कौन सा है? वी.एस. वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकंकर यूनेस्को में भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। भीमबेटका को किसने खोजा था? ये देखिएगा, भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, वी.एस. वाकंकर ने खोजा था। भीमबेटका की खोज विष्णुधर या वाकंकर ने किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा ने आयोग ने विष्णुधर के स्थान पर विष्णुधर दिया। इसका निकटतम उत्तर जो होगा वह कौन सा? सी होगा। गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण जो हुआ वह हस्तिनापुर में। तो याद रखिएगा, गौरिक मृत भांड यह पात्र का जो नामकरण हुआ, इसको यह कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर। गंगा यमुना के द्वाब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृत भांड के नमूने के कारण गौरिक मृत भांड कहा गया। इस मृत भांड के परंपरा यह पात्र जो है सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई यह बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? तरह की जो ताम्रपाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे? तो यह उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद
थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रेकिया बुर्जुहम नामक जो है नवपाषाण पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया और इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सा नदी है? विद्याधरी। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की जो है कई उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं जो तत्काल शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता। गणेश्वर हो गया जो राजस्थान में पड़ता है, स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार वाले सिरे वाले ताम्र वनाग्र, मछली पकड़ने का कांटा, ये सब विभिन्न मृत भांड भी पाए गए हैं। इसके बाद अगला चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया में। कहां पर? लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं कहां से? लेखैया से। जी.एन. पांडे की एक पुस्तक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा और लेखक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पुरातत्व विमर्श किसकी किताब है? तो जी.एन. पांडे का। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ सुरक्षित हालात में है, अधिकांश क्षत विक्षत यानी कि समाप्त यानी होने के कगार पर अथवा प्राप्त हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास के अनुसार लेखैया के में जो है कुल 27 मानव कंकालों की अस्थि मिली है। कहां से? लेखैया से। कथन और कारण देखिएगा, दोनों दिए हैं। पहला देखेंगे, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल या काल के अंत में गंगा घाटी में परिवर्तन किया था। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसीलिए से शुष्कता के चरण के कारण से ही नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी के लोगों को प्रवचन हुआ था। कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है यह मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यह संस्कृति मंत्रालय का। किसका? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार की मुख्य संस्कृति के जो है अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग या ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जो है जनक के रूप में भी क्या होता जाना जाता। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम कहता है कि बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया, भोपाल में अवस्थित है और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यह कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो इसके बाद आपका यहीं तक यह चैप्टर था। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो लाएंगे हम यह सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति, और इसमें हम क्वेश्चन और उसका एनालिसिस
सारा लगभग पूरे हिस्ट्री का घटना चक्र का आपको कंप्लीट करवाएंगे। और यह दरोगा या कोई भी अन्य एग्जाम देते हैं सब में बहुत ही अच्छा यह बुक है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।